It's 12th class. So this is from your business studies book, chapter number 2. Your topic is techniques of scientific management. टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में हम सबसे पहली चीज यहाँ पे पढ़ेंगे फैक्ट्री मैनेजर के बारे में। टेलर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई है कि आपके बिजनेस के अंदर जो एक मैनेजर होता है उसको बहुत सारी क्वालिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। वो इंटेलिजेंट होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, टैक्टफुल एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, जजमेंट करने की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए, ही शुड बी लॉयल, ही शुड बी ऑनेस्ट। इतनी सारी चीजें एक एक इंसान के अंदर होना, इट्स नॉट पॉसिबल कि हर बार आपको ऐसा परफेक्ट पर्सन मिल जाएगा। तो काम को अपने जो एक ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी काम है उसको परफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर टेलर ने एक चीज सजेस्ट की है, वो है कि फैक्ट्री मैनेजर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक है प्लानिंग इंचार्ज और एक है प्रोडक्शन इंचार्ज। जो प्लानिंग इंचार्ज है वो सारी प्लानिंग से रिलेटेड काम करेगा और उसका लेना देना प्रोडक्शन से कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन इंचार्ज जो है वो अब प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो काम होंगे वो सारे करेगा, उसको प्लानिंग से कोई लेना देना नहीं है। तो दोनों का आपस में कोई मेल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और स्पेशलाइजेशन पे काम किया जाएगा। प्लानिंग वाले को प्रोडक्शन की कोई टेंशन नहीं होगी और प्रोडक्शन वाले को प्लानिंग की कोई टेंशन नहीं होगी। अब देखो, दोनों पार्ट्स में चार चार कैटेगरीज के बॉस आते हैं। प्लानिंग में आता है सबसे पहले आपका रूट क्लर्क। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रूट क्लर्क? रूट क्लर्क जो होता है वो रूट डिसाइड करता है कि आपका कोई काम जो है वो कहाँ से शुरू होगा, फिर उसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, और ऐसे करते करते जो फाइनल स्टेप है वो कहाँ तक पहुंचेगा। सो व्हाट ही इज डूइंग, ही इज एक्चुअली एनालाइजिंग द रूट फॉर यू। नेक्स्ट इज योर इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। अब इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या कर रहा होता है, जो रूट बनाया है उस रूट को फॉलो करने के सही इंस्ट्रक्शंस आगे एम्प्लॉयज को देता है। सो दे ऑल आर डूइंग व्हाट दे आर, और दे ऑल आर गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द वर्कमैन जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। फिर आता है आपका टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या है, ये बताता है कि तुम्हारा जो काम है वो इतने टाइम में तुम खत्म कर दो, और उसकी जो कॉस्ट शीट है वो भी ये बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि एक काम कितने टाइम में खत्म किया जाएगा और उसमें कितना पैसा लगेगा। तो इसकी पूरी इंफॉर्मेशन इसके पास से मिलेगी आपको। नेक्स्ट है आपका डिसिप्लिनेरियन। अब वो डिसिप्लिनेरियन जो है वो बिजनेस के अंदर देखेगा कि जितने रूल्स एंड रेगुलेशन प्लान किए गए हैं, क्या सारे वर्कमैन उन रूल्स एंड उन रेगुलेशंस को फॉलो कर रहे हैं या नहीं फॉलो कर रहे हैं। सो दिस इज द टास्क ऑफ डिसिप्लिनेरियन। ये चार इस प्लानिंग के अंदर आते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रोडक्शन इंचार्ज। प्रोडक्शन इंचार्ज में सबसे पहला आता है स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या इंश्योर करता है, ये इंश्योर करता है कि जो वर्कमैन यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सही स्पीड पे काम करें। सही स्पीड मतलब अगर एक काम को 1 घंटा असाइन किया गया है तो वो 1 घंटा ले, ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में 5 मिनट या 10 मिनट आगे पीछे हो जाए कोई बात नहीं, जल्दी या थोड़ा लेट, बट 1 से 2 घंटा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डबल नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपके बिजनेस का जो टाइम है वो अच्छे से यूटिलाइज करने में लोग फेल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज गैंग बॉस। गैंग बॉस इज डूइंग व्हाट, ही इज एक्चुअली मेंटेनिंग ऑल द टूल्स। जो आपके बिजनेस के अंदर जितने भी टूल्स होते हैं, जितनी भी मशीन्स होती हैं, कहाँ पे रखनी है, कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, इस सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बॉस के अंदर आती है। देन देयर कम्स द रिपेयर बॉस। अब अगर आप अपने बिजनेस के अंदर मशीन्स को कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हो तो दे नीड रिपेयरमेंट ऑल्सो। सो दिस बॉस विल इंश्योर कि बस मशीन्स की जो कंडीशंस है वो बिल्कुल ठीक है और वो सही काम में में आ सकती हैं अगर वो सही से उनको रिपेयर किया गया हो। तो ही विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिपेयर डिपार्टमेंट। नाउ देयर कम्स द इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर इज डूइंग व्हाट, नाउ इंस्पेक्टर इज इंस्पेक्टिंग दैट काम जो है वो ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। लोग जो काम बताया गया है, जिस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया गया है, क्या वो काम उसको कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ही इज डूइंग व्हाट, ही इज नाउ ऑब्जर्विंग द वर्कमैन एंड टेलिंग देम टू डू द वर्क इन एन एप्रोप्रिएट वे। नाउ यू कैन सी टेलर यहाँ पर हमें इस फॉर्मेट के जरिए बताना चाहता है कि एक वर्कमैन के ऊपर 8 बॉसेस होने चाहिए, लेकिन यहीं पर हमें फ्योल बोलता है कि एक वर्कमैन के ऊपर आपके ओनली एक बॉस होना चाहिए। तो यहाँ पे दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कॉन्ट्रोडिक्ट करता है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है कि फ्योल और टेलर के बीच में किस बात पे कॉन्ट्रोडिक्शन हुई है, तो वो ओनली टेलर की इस टेक्निक पे और फ्योल के एक प्रिंसिपल के बीच में है। ओके, so this is the first technique of Taylor, which is we call functional foremanship. As I have explained you the everything, we will not read all the points.
Next technique is your standardization and simplification of work. अब what do you mean by standardization? आपको अपने बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको एक स्टैंडर्ड देना है कि आपका जो काम है, जो आपका प्रोडक्ट है, उसके अंदर इस क्वालिटी का सामान लगेगा, या आपकी जो पैकिंग है वो स्क्वायर में होगी या ट्राइंगल में होगी या रेक्टेंगल में होगी. सो एक स्टैंडर्ड आप डिसाइड कर लेंगे कि आपके फ्लेवर्स, अगर कोई फूड से रिलेटेड आउटलेट है आपका, तो यू विल थिंक अबाउट कि आपका जो फ्लेवर है वो इस तरीके का हो. तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर एक्चुअली स्टैंडर्डाइजिंग योर प्रोडक्ट. लाइक वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एन आईफोन, जहाँ पे दे हैव सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स, राइट. सो दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा था, हम क्या कर रहे होते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे होते हैं. नेक्स्ट कम्स सिंप्लीफिकेशन. सिंप्लीफिकेशन में क्या बोला जाता है कि आप अपने काम, जो बिजनेस में जितनी भी एक्टिविटीज ला रहे हो, उनमें जितने भी प्रोडक्ट्स हैं आपके, जो प्रोडक्ट्स की वैरायटी आपके लिए जरूरी नहीं है, उनको एलिमिनेट कर दो. एलिमिनेट मतलब हटा दो. लेट्स से आपने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया और उस प्रोडक्ट के 5 तरीके के ब्रांड्स आपने या 5 तरीके के टाइप्स मार्केट में लॉन्च कर दिए. अब 5 जो आपने लॉन्च किए उसमें से 3 का तो जो रिस्पॉन्स है बहुत अच्छा आ रहा है और आप बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर रहे हैं, लेकिन जो 2 है ना, उनका रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं आ रहा, लोगों को इतना पसंद नहीं आ रहा. तो आप क्या करेंगे, उन 2 को एलिमिनेट कर देंगे. उसका एलिमिनेट करने का रीजन क्या है कि ना तो आपको उससे अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, ओके. दूसरा, अगर आप उसे एलिमिनेट कर देते हो तो आपकी कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगी, आपकी मशीन्स का इस्तेमाल कम हो जाएगा, टूल्स का कॉस्ट जो है वो कम हो जाएगी. और दूसरा, आपका जो प्रॉफिट है, आपको सारा का सारा यूटिलाइजेशन आप उन प्रोडक्ट्स में करोगे जिसमें ज्यादा आपको बेनिफिट मिल रहा है, ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है. तो क्या होगा, इससे आपकी टर्नओवर बढ़ेगी और आप अपने इक्विपमेंट्स का जो यूटिलाइजेशन है वो बहुत अच्छे से कर पाओगे. Okay. Third is your method study. Class, every time the tailor is saying कि observe the best method and implement it in your business. ठीक है. Again, the same point with a different heading. It says कि method study के अंदर आपका objective ये होना चाहिए कि एक काम को करने के लिए आपको सारे के सारे possible ways जब आपने देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए, एनालाइज कर लिए, आप उनमें से जो सबसे बेस्ट तरीका है उसको ढूंढ लो और अपने बिजनेस के अंदर सिर्फ उसी को ही इस्तेमाल करो. इससे आप अपने मटेरियल्स का इस्तेमाल अच्छे से कर पाओगे, अपनी मशीन को अच्छे से यूज कर पाओगे, जो आपकी मैन पावर है, जो आपके आपके एम्प्लॉयज हैं, वो अच्छे से काम कर पाएंगे और आपकी कैपिटल का इस्तेमाल भी बहुत अच्छे से होगा. अब देखो क्या होता है, कई बार हमें एक काम को करने के लिए बहुत तरीके पता है, उनमें से जरूरी तो नहीं है कि आपका हर तरीका बिल्कुल परफेक्ट हो. मोस्टली केसेस में होता है कि उन सब तरीकों में एक या 2 तरीके ऐसे होते हैं जो बेस्ट होते हैं. बाकी सब क्या करते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं या आपके एफर्ट्स बहुत लगा रहे हो, उसमें हार्ड वर्क बहुत ज्यादा लगता है. तो आपको स्मार्ट वर्क करना है. और स्मार्ट वर्क क्या है कि सबसे बेस्ट मेथड जो है काम करने का वो चूज करना है, और चूज करने के बाद उसी को ही अपने बिजनेस के अंदर इस्तेमाल करना है. दिस इज व्हाट साइंटिफिक मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट. Next, fourth is your motion study. Class, motion study is what? Motion study is basically the movement of a worker in an organization by doing a work. एक वर्कर जब काम कर रहा है और जो उसकी मूवमेंट है, जो उसका बॉडी लैंग्वेज है, वो आपको ऑब्जर्व करना है और ये फाइंड करना है कि क्या वो अपना टाइम कहीं वेस्ट तो नहीं कर रहा है. तो जो अननेसेसरी चीजें हैं, जो इनएफिशिएंट मोशंस हैं, जो वर्कर्स अपने काम के दौरान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करो और उसको एलिमिनेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर जो गाड़ी के प्रोडक्ट के साथ काम कर रहा है और टूल्स में कुछ उसके टूल्स सेट कर रहा है, तो वो नीचे अगर टूल्स सेट करने के लिए बैठा है एक कार के, तो व्हाट ही इज डूइंग, पहले उसने एक टूल लेकर आया वो कहीं से और उसने उसमें उसको फिट किया. फिर उसको ध्यान में आया कि वो स्क्रू ड्राइवर लाना भूल गया, फिर वो दोबारा उठा और स्क्रू ड्राइवर लेकर आया, फिर उसको वहां से उसने काम करना शुरू किया. अगेन फिर उसको एक और चीज याद आ गई कि दूसरा टूल तो वो लेकर ही नहीं आया. तो बार बार वो क्या कर रहा है, बार बार टूल लेने के लिए जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर यूज कर रहा है. सो इन चीजों को आप एनालाइज करेंगे और क्या करेंगे, उनको करेक्ट करेंगे. तो इस चीज में आप क्या कर सकते हो, यू कैन डू इज व्हाट, कि आप या तो टूल बॉक्स उसी के पास लाके रख दो, सो दैट उसको बार बार जाने की जरूरत ना पड़े. इससे उसका हार्डवर्क भी ज्यादा नहीं लगेगा और उसकी जो एनर्जी और टाइम है वो वेस्ट नहीं होगा. या आप उसके साथ किसी को अपॉइंट कर सकते हैं कि ये उसको उसकी हेल्प के तौर पे उसको जो सारा सामान है वो लाके दे दे. सो दिस इज व्हाट मोशन स्टडी, एलिमिनेटिंग द अननेसेसरी एंड इनएफिशिएंट मोशंस.
of workers. Now, fifth techniques is time study. Now, class time studies is what? That you have to determine, you have to find out the standard time कि आपका जो जॉब है, जो आपने असाइन किया अपने एम्प्लॉयज को, आपने डिसाइड कर लिया ये काम है, आपने उस काम के लिए एक पर्सन को भी अपॉइंट कर लिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है वो काम कितने दिन में, कितने टाइम में खत्म होगा। तो सबसे पहले तो टाइम डिसाइड करो कि वो टाइम कितने में खत्म हो जाए। अब जब आपने टाइम डिसाइड कर लिया तो आपकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब उस टाइम के अकॉर्डिंगली आप अपने वर्कर्स को जो है वो वो काम दे देते हो, और आपको पता भी रहता है कि एक दिन में वो आपके इतने यूनिट्स रेडी हो जाएंगे। अगर आपको टाइम ही नहीं पता कि एक यूनिट बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, कितने एम्प्लॉयज लग रहे हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एक दिन में कितना आप बना सकते हो? तो इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, यू शुड डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टास्क, स्टैंडर्ड टाइम, और उसके बाद आप जो है अपने वर्कर्स को वो टाइम बता दो, और आपके वर्कर्स उसके अकॉर्डिंगली जो सूटेबल इंसेंटिव स्कीम्स हैं वो उनके सामने आप जो है ऑफर कर दो कि अगर आपने इस टाइम से पहले काम कर लिया तो विल गिव यू दैट इंसेंटिव, या आपने अपना काम टाइम पे खत्म कर लिया तो विल गिव यू दिस मच ऑफ अमाउंट। अगर आपका लेट हुआ तो विल नॉट गिव यू एनीथिंग। तो दिस इज व्हाट, आप अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये सारी चीजें अपने बिजनेस के अंदर लाते हैं, जिससे कि आपकी लेबर कॉस्ट भी डिफाइन हो जाती है। Okay, this is what your technique is. Now next is fatigue study. Now fatigue study is what class, बहुत बार ऐसा होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है वो कंटिन्यूअस काम करते करते थक जाते हैं। सो देयर इज व्हाट, दैट दे ऑल आर लाइक डूइंग देयर बेस्ट एफर्ट, बट दे डोंट हैव रेस्ट इंटरवल्स। तो जब रेस्ट इंटरवल्स नहीं मिलते हैं किसी काम के दौरान, तो क्या होता है, आपका जो एम्प्लॉय है वो मे बी थक कर इतना एग्जॉस्ट हो जाता है कि वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो आपको सबसे पहले तो डिसाइड करना है कि काम के बीच में कितने रेस्ट इंटरवल्स होने चाहिए। ठीक है, रेस्ट इंटरवल्स अगर आप उन्हें देंगे तो वो दोबारा उस बीच में वो रेस्ट कर सकते हैं, और रेस्ट के बाद दोबारा से फिर उनके अंदर जो एनर्जी है वो आ जाती है, और एनर्जी आने के बाद वो दोबारा अपना काम बेस्ट तरीके से करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है, जो टाइम वेस्टेज है या जो बेस्ट एफर्ट्स है वो निकल के आते हैं। दूसरा, जो इंडस्ट्रियल सिकनेस है या जो एक्सीडेंट्स होते हैं, इन सब चीजों को हम अवॉइड कर पाते हैं। और सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके एम्प्लॉयज जो हैं, जो स्टेमिना लूज कर जाते हैं बहुत कंटिन्यूस काम करके, वो स्टेमिना उनका गेन हो जाता है। ओके, सेवेंथ इज योर डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। क्लास देखो, ये डिपेंड कर, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइप है। ठीक है, सो आपको क्या करना है कि जो वर्कर आपने अपॉइंट किए हैं वो अपना अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब आपने ऑब्जर्व किया, एक वर्कर बहुत अच्छा काम कर रहा है और बहुत जल्दी कर रहा है और बहुत बेस्ट भी कर रहा है, लेकिन दूसरा वर्कर वो ही काम लेट भी कर रहा है, और लेट करने के साथ साथ वो काम को की जो क्वांटिटी है वो भी कम कर रहा है, और ऊपर से बेस्ट भी नहीं कर रहा है। तो आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है अपने वेज सिस्टम को। आप यहाँ पे क्या देखेंगे, उन लोगों को आप ज्यादा अमाउंट पे करेंगे जो आपको अच्छा और स्टैंडर्ड आउटपुट दे रहे हैं, जो आपके एफिशिएंट वर्कर्स हैं। और जो आपके इनएफिशिएंट और स्लो वर्कर्स हैं, आपको उन्हें लो अमाउंट देना है। ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं क्या करना है, एक इंसेंटिव डिसाइड करना है उनको मोटिवेट करने के लिए, सो दैट उनको ये रहेगा कि अगर हमने ज्यादा अच्छे काम किया तो हमको एक अच्छा प्राइज, एक अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट 8 पॉइंट इज योर मेंटल रिवोल्यूशन। क्लास मेंटल रिवोल्यूशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट चल रहे होते हैं, एक चल रहा होता है मैनेजमेंट पार्ट और एक चल रहा होता है आपका वर्कर का पार्ट। ठीक है, वर्कर वाला जो आपका ग्रुप है उसमें सारे लोग काम करते हैं जो मैनेजर उनको बोलते हैं। तो मैनेजर्स और वर्कर दोनों के बीच में कॉपरेशन होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, मोस्ट केसेस में दोनों में कंपटीशन चल रहा होता है। मैनेजर सोचता है कि वर्कर्स काम नहीं करना चाहते या काम में काम चोरी कर रहे हैं, और वर्कर्स वही सोचते हैं कि मैनेजर उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको कम पैसे में ज्यादा काम करा रहे हैं और उनके ऊपर काम का बर्डन डाल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं दोनों के बीच में, इनको सबसे पहले हटाने की कोशिश करनी है, सो दैट क्या हो, दोनों के दोनों मिलकर एक ही डायरेक्शन की तरफ काम करें। और जिस डायरेक्शन की तरफ काम करें तो क्या हो, उनके बीच में आपस में लड़ाइयां ना हो, और उनकी फोकस जो है वो इसमें रहे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके। अच्छा, दीज ऑल आर द टेक्निक्स गिवन बाय टेलर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द यूनिटी ऑफ कमांड एंड यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, एज दीज टू प्रिंसिपल्स आर गिवन बाय सेओल। ठीक है, इनमें एक डिफरेंस है जो हम पढ़ लेते हैं। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है,
यूनिटी ऑफ कमांड बोलता है कि जो सबऑर्डिनेट्स आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको इंस्ट्रक्शन एक बॉस से ही मिलना चाहिए। ठीक है क्लास, दिस इज एक्चुअली सेट बाय फ्योल। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बोलता है कि एक प्लान का एक हेड होना चाहिए और उस एक हेड का अपने पूरे डिपार्टमेंट के साथ जो फोकस है वो एक गोल, एक ऑब्जेक्टिव की तरफ ही होना चाहिए। या तो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लोग एक ही गोल की तरफ जा रहे हैं, या एक गोल को अचीव करने के लिए आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए और वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपना अपना काम कर रहे हैं। तो देयर कैन बी वन हेड एंड वन प्लान, or there can be only one plan and all the workers are going towards that one plan only. So this is what unity of direction, कि सबका जो काम करने की जो डायरेक्शन है वो एक ही जगह जाए, अलग अलग ना जाए। Now next talk about the scope. Second point, ये जो प्रिंसिपल है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, ये पर्सनल से रिलेटेड है, यानी कि आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनसे रिलेटेड है कि आपके एम्प्लॉयज को एक बॉस होना चाहिए। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन जो है वो किससे रिलेटेड है? वो डिपार्टमेंट के फंक्शनिंग से रिलेटेड है, क्योंकि वो काम करने को बता रहा है कि जो काम हो रहा है ना लोगों के द्वारा, वो काम एक डायरेक्शन में जाए। ठीक है, तो दिस इज अबाउट फंक्शनिंग ऑफ डिपार्टमेंट। अब इसका पर्पस क्या है? यूनिटी ऑफ कमांड का पर्पस ये है कि कंफ्यूजन ना रहे बॉसेस के इंस्ट्रक्शन में, कि एक बॉस आके बोलता है कि तुम यहाँ बैठ के काम करो, दूसरा बॉस बोलता है नहीं तुम दूसरे वाले केबिन में बैठ के काम करो। एक बॉस बोलता है तुम 5 बजे तक काम करो, दूसरा बॉस आके बोलता है नहीं नहीं तुम्हें 6 बजे तक काम करना पड़ेगा। तो कोई कंफ्यूजन ना रहे, इसलिए एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही इंस्ट्रक्शन मिलने चाहिए, ये बोलता है यूनिटी ऑफ कमांड। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जितने भी एम्प्लॉयज हैं उन सबका एफर्ट सिर्फ एक डायरेक्शन की तरफ जाए या एक डिपार्टमेंट की तरफ जाए, जिससे कि हम अपने डिपार्टमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हम अचीव कर सकें। फोर्थ पॉइंट इज रिजल्ट। अब इसका रिजल्ट क्या निकलता है? यूनिटी ऑफ कमांड में जो रिजल्ट मिलता है वो निकलता है सिस्टमैटिक वर्किंग, एंड इससे सिस्टमैटिक वर्किंग जो है वो आती है और जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है, और साथ साथ जो कंफ्यूजन है या क्योटिक कंडीशंस है वो हट जाती है। लेकिन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में उसमें आपका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन होता है एक डिपार्टमेंट के अंदर, विद इन अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट एंड ओवरऑल। या तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन बिठाया जाता है कि ये ना हो कि सब लोग अलग अलग जा रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 5 लोगों ने ग्रुप बनाया कि वो जो है एक जगह पर पहुंचेंगे, लेट्स टेक अ पिकनिक स्पॉट। ठीक है, और वी कैन से दैट इंडिया गेट। अगर वो 5 लोग अलग अलग चले जाएं, उन्होंने डिसाइड तो किया इंडिया गेट जाना है, तो लेट्स गो टुगेदर और एक ही डायरेक्शन में चले तो बेटर रहेगा। ये नहीं हो कि एक जो है वो कुतुब मीनार पहुंच गया, एक लाल किला पहुंच गया और एक इंडिया गेट पहुंच गया। ठीक है, तो उसका कोई फिर फायदा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है? आपके डिपार्टमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज है वो एक ही दिशा में लेके जानी है। दिस इज द फोर्थ पॉइंट। क्लास, अभी हमने फ्योल के 2 प्रिंसिपल्स में यहाँ पे डिफरेंस आइडेंटिफाई कर लिया ना। अब हम फ्योल ने भी प्रिंसिपल दिए हैं, टेलर ने भी प्रिंसिपल दिए। फ्योल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए, टेलर ने 4 प्रिंसिपल्स दिए। टेलर ने लेकिन 4 प्रिंसिपल्स के साथ 8 टेक्निक्स भी दी हैं। ठीक है, अब इनके जो सोच है, जो उन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा है, उनमें क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। देखो, नेचर ऑफ रिसर्च। फ्योल का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसके प्रिंसिपल बताते हैं वो होते हैं आपके मैनेजमेंट का प्रोसेस। ठीक है, ये आपका फंक्शनल मैनेजमेंट होता है, यानी ऐसा मैनेजमेंट जो कि थ्योरी ऑफ फंक्शनल, यानी फंक्शनल मैनेजमेंट की पूरी थ्योरी है ये। इसने पूरी फंक्शनल मैनेजमेंट की थ्योरी को डेवलप किया है। लेकिन टेलर ने क्या किया है? टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट को, नॉट फंक्शनल, साइंटिफिक मैनेजमेंट के कंसेप्ट को डेवलप किया है। ठीक है क्लास। सेकेंड इज कंसर्न। अब देखो, इसके जो प्रिंसिपल्स हैं फ्योल के, वो मैनेजमेंट की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। लेकिन टेलर के जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स हैं वो वर्कर्स की एफिशिएंसी बढ़ाते हैं। क्लास देखो, यहाँ से आपको सबसे मेन चीज पता चलेगी थर्ड पॉइंट से, कि फ्योल का जो प्रिंसिपल है ना वो टॉप लेवल मैनेजमेंट का है, जहां पे लोग प्लान कर रहे हैं, पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं। ठीक है, टॉप लेवल मैनेजमेंट पे। लेकिन जब टेलर पर आते हैं ना हम, तो टेलर का जो प्रिंसिपल्स और टेक्निक है वो है लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए, जहां पर काम हो रहा होता है, वर्कर्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से जुड़े हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो वो लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, सुपरवाइजरी लेवल पे आ जाता है।
ठीक है, दिस इज फॉर टॉप लेवल मैनेजमेंट, दिस इज फॉर लोअर लेवल मैनेजमेंट, और यू कैन से टेलर के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स सुपरवाइजरी लेवल के प्रिंसिपल्स हैं। फोर्थ, फ्योल ने किस चीज पे फोकस किया है? फ्योल ने ओवरऑल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर फोकस किया है, ठीक है। लेकिन जो टेलर है उसने फोकस किया है, उसका सबसे पहला फोकस यही है कि वर्कर्स के काम को इस तरीके से इंस्ट्रक्ट किया जाए, गाइड किया जाए कि काम के अंदर प्रोडक्टिविटी आ सके और जो वर्क है वो सिंप्लीफाई हो सके। जो भी एक्स्ट्रा और वेस्टेज एफर्ट्स है, जो काम है जो वर्कर्स कर रहे हैं, उसको हम एलिमिनेट कर दें और बेस्ट तरीके का इस्तेमाल करके सिर्फ वही काम करें जो हमें जरूरी है, ठीक है। फिफ्थ इज योर पर्सनैलिटी। लाइक अब देखेंगे हम, ही डेवलप द पर्सनैलिटी ऑफ अ रिसर्चर। फ्योल की जो पर्सनैलिटी सामने आई वो एक रिसर्चर की आई, कि जो रिसर्च कर रहा है चीजों को और फिर बात कर रहा है। एक ऐसे प्रैक्टिशनर की आई जिसने बहुत चीजों पर प्रैक्टिस की। तो फ्योल को माना जाता है फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, ठीक है, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट। लेकिन टेलर को क्या बोला जाता है? टेलर को एक साइंटिस्ट की पर्सनैलिटी दी गई है, तो उसको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, क्योंकि उसके सारे प्रिंसिपल्स साइंटिफिक है, तो उसके जो प्रिंसिपल्स को है वो साइंटिफिक मैनेजमेंट कहे जाते हैं। नाउ सिक्स्थ इज योर मेजर कंट्रीब्यूशन। फ्योल की जो प्रिंसिपल्स है उनका कंट्रीब्यूशन जो है वो सिस्टमैटिक थ्योरी से है, ठीक है, जिससे उसने 14 प्रिंसिपल्स पूरे बनाए थे। और यहाँ पर टेलर ने जो है वो, मैंने अगेन वही बात आ रही है यहाँ पर, कि प्रोडक्शन लाइन में जितने भी काम होंगे उसको पूरे करने के लिए टेलर्स के साइंटिफिक टेक्निक्स और मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है वो डिपेंड करते हैं। नाउ सेवेंथ इज योर ह्यूमन एलिमेंट। यहाँ पे ही गिव ड्यू एम्फेसिस ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्स बाय गिविंग, बाय सजेस्टिंग प्रिंसिपल्स। यहाँ पर जो फ्योल है वो इंसानों को में इक्वालिटी को एम्फेसिस करता है। मतलब यहाँ पर वो बताता है कि जितने भी एम्प्लॉयज है उनके बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। जितने भी एम्प्लॉयज है वो इनिशिएटिव ले, जितने भी एम्प्लॉयज है उनको सही सैलरी मिले। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ह्यूमन पार्ट जो है उस पर फोकस कर रहा है। लेकिन टेलर जो है वो किस पे फोकस कर रहा होता है? वो ह्यूमन पार्ट पे नहीं कर रहा होता, उसने ह्यूमन एम्प्लॉयज को इग्नोर कर दिया है। उसका मेन पर्पस सिर्फ इतना है, प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन। जो काम हो रहा है, जो प्रोडक्शन हो रहा है, बस उस पर उसका फोकस है। क्लास रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। जो फ्योल के प्रिंसिपल्स है ना वो फ्लेक्सिबल है। एक सिचुएशन में आप एक प्रिंसिपल को यूज कर भी सकते हो और उसको नहीं भी कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। लेकिन जो टेलर के प्रिंसिपल्स है ना वो बहुत रिजिड है, रिजिड है अपनी अप्रोच में। उनमें कोई भी डेविएशन नहीं होना चाहिए। जो फिक्स स्टैंडर्ड्स डिसाइड किए ना वो ही फॉलो करना है आपको, उनके बीच में कोई भी डेविएशन नहीं होनी चाहिए। नाइन्थ इज योर एप्लीकेबिलिटी। फ्योल के प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, हर जगह यूज हो सकते हैं। जरूरी नहीं है सिर्फ बिजनेस में ही हो, बिजनेस के साथ साथ जो नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहां पर भी इसके प्रिंसिपल्स जो है हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन टेलर की जो प्रिंसिपल्स हैं वो सिर्फ ऐसे ही बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम आएंगे जहां पर कोई प्रोडक्शन हो रहा हो, जहां पे कुछ मैन्युफैक्चर हो रहा हो। जो स्पेसिफिक उन स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही ये काम आ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर यूनिटी ऑफ कमांड। देखो क्लास, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट अगेन एंड अगेन। यूनिटी ऑफ कमांड मतलब, यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक बॉस से इंस्ट्रक्शन लेना। फ्योल बोलता है कि एक बॉस को, एक बॉस से एक एम्प्लॉय को एक बॉस से ही इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर टेलर इस बात पे कॉन्ट्रडिक्ट कर जाता है। क्यों? क्योंकि टेलर ने एक वर्कमैन के लिए पूरे 8 बॉसेस जो है प्लान किए। तो यहाँ पर तो वो मना कर रहा है कि एक बॉस नहीं होना चाहिए, वो क्या बोल रहा है, पूरे 8 बॉसेस होने चाहिए अपने एरिया में, स्पेशलाइज्ड एकदम। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस टॉपिक।